नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। आज हम रिव्यू करेंगे प्रारंभिक भारत का परिचय नामक इस पुस्तक का, जिसे रामचंद्र शर्मा ने लिखा है। आप सभी को पता होगा कि रामचंद्र शर्मा के द्वारा ही प्राचीन भारत का जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसे लिखा गया है, जो एनसीईआरटी के सिलेबस में पहले थी और उससे अच्छे खासे प्रश्न जो है परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। अब जो ये पुस्तक है इसका मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। इस पुस्तक में आपको मैं बताता हूँ कि इस पुस्तक की विषय सूची में कौन कौन से टॉपिक है और ये आपके लिए किस किस एग्ज़ाम के अंदर कारगर साबित हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इसकी विषय सूची के अंदर प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, स्रोतों के प्रकार, इतिहास का निर्माण, भौगोलिक ढांचा, परिस्थितिकी और पर्यावरण, भाषाई ढांचा, ये अलग से टॉपिक है जो कई जैसे एग्ज़ाम्स के अंदर अलग अलग हिसाब से आते रहते हैं कि भाई ये टॉपिक कहाँ से मिलेंगे, तो आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे देखिए कि मानव का उद्भव और विकास, प्राचीन प्रस्तर युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ, और इसके आगे आप देख सकते हैं हड़प्पा संस्कृति, कांस्य युगीन नगरीकरण, आर्य संस्कृति की पहचान, ऋग्वैदिक युग, उत्तर वैदिक अवस्था, जैन बौद्ध धर्म, जनपद राज्य, प्रथम मगध साम्राज्य। इसके अलावा आप देखिए ईरानी और मकदूनी आक्रमण, बुद्ध काल में राज्य और वर्ण समाज, मौर्य युग, मौर्य शासन का महत्व, मध्य एशिया से संपर्क, सातवाहन युग, सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ। मतलब सभी टॉपिक इसको परिपूर्ण रूप से लिया गया है। शिल्प, व्यापार और नगरों का विकास, गुप्त साम्राज्य का उद्भव विकास, गुप्तकालीन जीवन, पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रसार, हर्ष और उसका काल, प्रायद्वीपीय नए राज्यों में गठन, ग्राम्य विस्तार, दर्शन का विकास, भारत में एशियाई देशों से सांस्कृतिक संपर्क, प्राचीन में मध्यकाल की ओर, प्राचीन काल में सामाजिक बदलाव का सिलसिला। इसके बाद में आप देखिए कि प्राचीन भारत की विरासत नामक एक टॉपिक है जिसमें आपको मिलेंगे धर्म, वर्ण व्यवस्था, दार्शनिक पद्धतियाँ, शिल्प, प्रौद्योगिकी, राजतंत्र, विज्ञान, गणित, आयुर्विज्ञान, भूगोल, कला और साहित्य। मतलब ये ऐसे ऐसे टॉपिक जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो इस पुस्तक में मिल जाएंगे। बेशक इन्होंने इस पुस्तक को बहुत ही मेहनत से लिखा है। अब मैं आपको इस पुस्तक की जो है जो कुछ चैप्टर है वो दिखा देता हूँ, जिससे आपको इसका पता चल जाएगा कि ये पुस्तक आपको किस किस एग्ज़ाम में काम कर जाएगी। अब देखिए कि भी प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व से ये पुस्तक का पहला जो चैप्टर है इससे शुरू होती है। अब इसमें जैसे इसमें विशेषता दी गई है भारतीय संस्कृति की, तो अनेकता में एकता, ये प्रश्न कई बार आ भी जाता है। अब आप इसके कुछ टॉपिक्स जो है वो देख लीजिए कि भाई ये पुस्तक कैसी है और आपको किस हिसाब से काम आ जाएगी। अब आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे कुछ चीज़ें इन्होंने डार्क करी हुई है। जैसे सारे देश को भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश नाम दिया गया और उसी को ही भारत संस्कृति कहा गया। इसके आगे आप देखिए कि ऐसे राजा चक्रवर्ती कहलाए। पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु नदी तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं को व्यापक रूप से यशोगान किया गया, उसे चक्रवर्ती कहा गया। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे तो इधर आप देखिए कि वे सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए और इसीलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंदस नाम दिया। ईरानी भाषा और हिंद शब्द संस्कृत में सिंधु से ही निकला है। और अभी जो है आपको पता है कि सिंधु नदी जो है वो चर्चा में भी आ गई है, क्योंकि अभी जो भारत पाकिस्तान का एक मुद्दा चल रहा है उस हिसाब से आपके लिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिंधु नदी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आगे आने वाले कॉलेज लेक्चरर और स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम में इसमें से प्रश्न बन सकते हैं। अब आप में इसमें दूसरा चैप्टर है, उसमें से आप देखिए जैसे उपनिवेशवादियों के विचार और योगदान। अब इसमें देखिए 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना करी गई। इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के सर विलियम जोन्स नामक सिविल सर्वेंट ने की, जिन्होंने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया, और जबकि भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद विल्किंसन ने किया। अब आप देखिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स ने। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि 1804 में मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। मतलब बहुत ही बारीकी से इसके अंदर दिया गया है, ऐसा नहीं है कि कुछ तथ्य छोड़ा गया है, सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा। और जो लोग एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास एनसीईआरटी की पुरानी किताबें नहीं हैं, वो इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग अपना बेस बनाना चाहते हैं वो इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। हालांकि कॉलेज लेक्चरर के जैसे इसके अंदर डीप इतनी तो गहराई नहीं है कि उतना कॉलेज लेक्चरर को कवर कर पाए, पर जो ऊपर के जो प्रश्न आएंगे जिसमें 4 ऑप्शन आते हैं, ये मैं आपको 100% बता सकता हूँ कि ये पुस्तक कवर कर जाएगी। पर अगर अंदर के प्रश्न आएंगे जो तथ्य पर आधारित नहीं होते और मतलब वो सोच पर आधारित होते हैं, वो इस पुस्तक में आपको कम देखने को मिलेंगे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण मेगालिथ कहा गया है। अब आप देखिए कि रेडियो कार्बन या कार्बन C14 कार्बन का रेडियो धर्मिक समस्थानिक
आइसोटोप है जो सभी प्राणवान वस्तुओं में विद्यमान है। सभी रेडियोधर्मी पदार्थ की तरह ही निश्चित समान गति से क्षय होता रहता है। मतलब इसमें रेडियो कार्बन के बारे में बताया गया है, सभी के बारे में। अब आप देखिए कि सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं, जो कि विशेषतः शीशे, प्रोटीन, कांस्य, चांदी, सोने के हैं। गुप्त शासकों ने भी सोने के सिक्के अधिक चलाए। अभिलेख में आप देख सकते हैं कि सिक्कों से ही अधिक महत्व है अभिलेख का। इसे इसके अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र एपिग्राफी कहा गया है। अब इसके आपको मैं एक दो टॉपिक की झलक और दिखा देता हूं, जिससे आपको इतिहास से संबंधित इसके अंदर क्या है उसका पता चल जाएगा। और इसकी पेपर क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही रूप में मिल जाएगी और लगभग 250 से 300 रुपये के लिए मिलेगी। अब ये पुस्तक इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि इसकी जो पेपर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, इसके कारण इसकी जो रेट है वो हाई है थोड़ा सा। अब आप देखिए कि हड़प्पा संस्कृति, कांस्य युगीन और नगरीकरण, इसमें आप देख सकते हैं जैसे 1926 से 34 ईस्वी तक एम.एस. वत्स ने हड़प्पा की खुदाई की। उसकी खुदाई ईस्वी जे.एस. मेक्के द्वारा करी गई। 1934 में सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो की खुदाई का भार अपने ऊपर ले लिया। 1946 में मॉर्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई करी। ऐसे आप देखिए जैसे M.A. खान ने पाकिस्तान के सिंधु घाटी के अंतर्गत कोट दीजी नामक स्थल की खुदाई की। M.R. मुगल ने हकरा और प्राक हकरा संस्कृतियों की खुदाई का अधिक ध्यान दिया। A.H. दानी ने पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत प्रदेश में गंधार के मकबरों की खुदाई की। अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो फिर आपको इस पुस्तक के साथ जाना पड़ेगा। और इसके अंदर मैप के द्वारा समझाया गया है। आपको ऐसा नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आएगा। आप एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे तो आपको ये पुस्तक बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगी। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। और इसके अलावा जैसे आपको ये पीजीटी के अंदर काम आ जाएगी। पीजीटी के अंदर जैसे जो दिल्ली पीजीटी का जो हिस्ट्री का पेपर है वो, और एनवीएस और केवीएस के हिस्ट्री के जो पेपर हैं वो, और जैसे आप देख सकते हैं कि जो भी स्कूल लेक्चरर की भर्ती परीक्षा है, ऐसे अगर जो कॉलेज लेक्चरर की भर्ती परीक्षा है उसके अंदर भी आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। बेशक जो बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन के ऊपर ही आंसर देना है, उसमें से सभी प्रश्न आपको इसमें से मिल जाएंगे। हाँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपको ये लग सकता है कि इसके अंदर फैक्ट कम है, पर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इसके अंदर फैक्ट कम नहीं है, इसके अंदर बहुत अच्छे फैक्ट हैं और उन्होंने अच्छी मेहनत करी है। ठीक है साथियों, नमस्कार। इसी की श्रेणी में एक दो पुस्तक और है, उनका भी अपने रिव्यू करेंगे। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद साथियों।